नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो दोस्तों पिछली क्लास के अंदर अपने जो है नदियाँ पढ़ रहे थे और नदियों के अंदर दोस्तों अपने आंतरिक प्रवाह पढ़ रहे थे, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, ठीक है। और आज जो अपने पढ़ रहे हैं अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियाँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो वनपाल और वनरक्षक के लिए जो है फ्री स्टडी मटेरियल, चाहे वो पीडीएफ नोट्स के माध्यम से हो, चाहे फिर वो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हो, ठीक है, चाहे वो वनरक्षक वनपाल से जुड़ी कोई न्यूज़ हो दोस्तों, तो उनका जो है नोटिफिकेशन हम सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी अपने आज की इस वीडियो को बिना वक्त गवाए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो काफ़ी वैसे लंबा होने वाला है। तो दोस्तों ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स खुद के लिखे हुए हैं उनके अंदर से दोस्तों मैं आपको जो है अभी पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा और इसके अंदर से जो जो क्वेश्चन बनते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। राजस्थान की भूगोल के अंदर बात करें तो नदियाँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से अक्सर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपने अरब सागरीय नदी तंत्र की बात करेंगे कि अरब सागरीय नदी तंत्र है क्या। यानी कि वे नदियाँ जो अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर के अंदर ले जाती है, अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियाँ कहलाती है दोस्तों, ठीक है। अपने इंडिया का मैप देखें तो इस टाइप से अपना इंडिया का मैप है। तो रफली मैंने बनाया, यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है। जो भी नदी अपना जल यहाँ लेकर आती है, चाहे वो किसी सहायक नदी के माध्यम से हो, चाहे फिर वो मेनली वहाँ पर आती हो, तो वो अरब सागरीय नदी तंत्र होता है। और यहाँ पर जो नदी आती है वो कैसे बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की नदी होती है दोस्तों। तो अपने आज राजस्थान के अंदर उन नदियों की बात करेंगे जिनका जल अरब सागर के अंदर जाता है, जिन्हें अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियाँ कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियाँ ज्वार नदमुख या फिर एस्चुरी का निर्माण करती है दोस्तों, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। और बंगाल की खाड़ी की नदियाँ तंत्र वो किसका निर्माण करती है, वो डेल्टा क्षेत्र का निर्माण करती है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ जो आपके की पॉइंट्स इनको ध्यान में रखिएगा। तो कई बार इंडिया लेवल के अंदर से भी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी नदी है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, 4 ऑप्शन देंगे आपको और एक उसके अंदर डिफरेंट होगा। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की नदी है वो है ज्वार नदमुख का निर्माण नहीं करती, वो डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों, मुख्य रूप से देखें तो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 16% अरब सागरीय नदी तंत्र है। ये मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर भी बताया था अच्छे से, ठीक है। अभी तो राजस्थान के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागरीय नदी तंत्र से संबंधित है दोस्तों, या फिर उनका जो है प्रवाह क्षेत्र है, या फिर हम कहें उनका जो जल है प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ जाता है, अरब सागर के अंदर जाता है। तो ऐसी नदियां दोस्तों अपने राजस्थान के अंदर एक तो लूनी नदी है एक पश्चिमी बनास है, बनास अलग है दोस्तों, बनास बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की, जबकि पश्चिमी बनास की जब नाम बात आती है तो पश्चिमी बनास और लूनी नदी और साबरमती नदी और माही नदी इनकी बात आएगी तो ये होगी अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियाँ, ठीक है। तो अपने सबसे पहले लूनी नदी के बारे में बात कर लेते हैं। लूनी नदी, इसको लूनी नदी कहा जाता है। मरुदवृदा इसका अन्य उपनाम मिलता है, अंतसलीला मिलता है, सागरमती मरुस्थल की गंगा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सभी इसके उपनाम हैं दोस्तों। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किस नदी को कालिदास ने अंतसलीला कहा था, या फिर किस नदी का नाम मरुदवृदा है, मरुस्थल की गंगा किस को कहते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है दोस्तों, मरुस्थल की गंगा किसे कहते हैं। अभी दोस्तों इसको अपने मैप में देख लेते हैं, और मैप में मैंने इस नदी को अच्छे से शो कर रखा है। आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, ये 6 ज़िले दिखाई दे रहे हैं। तो राजस्थान की 3 नदियाँ हैं जो सर्वाधिक जिलों या प्रमुख 6 जिलों के अंदर बहती है। लूनी है इसके अंदर से, बनास है, चंबल, ये 6 जिलों के अंदर बहती है। अभी दोस्तों जब भी कोई मेन नदी होती है अपनी, तो वहाँ पर उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन जो बनने की संभावना रहती है वो उसके उद्गम स्थल से बनने, तो अपने उद्गम स्थल पर चलते हैं और इसका उद्गम स्थल है अजमेर के अंदर, ठीक है। ये अजमेर है, अजमेर के अंदर नाग पहाड़ जो कि पुष्कर अजमेर के अंदर वहाँ से उद्गमित होती है, और यहाँ पर इस टाइप से थोड़ी सी नागौर के अंदर और सीमा बनाती हुई इस टाइप से जाती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रवाह देखो आप, तो प्रवाह आपको मैंने डायग्राम के अंदर अच्छे से शो कर रखा है। इसके दोस्तों अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो नोट्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो नोट्स भी आप देख लेना। लेकिन एक बार यहाँ से देख लो आप कि अजमेर और फिर नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर और फिर जालोर, यानी कि 6 जिलों के अंदर बहती है।
और दोस्तों इसकी कुछ एक सहायक नदी मैंने शो कर रखी है, ज़्यादा तो यहाँ पे मैंने शो नहीं किया दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा करते तो यहाँ पे इसका थोड़ा डायग्राम आपको अच्छे से समझ में क्लियर नहीं होता दोस्तों। ठीक है, जोजड़ी नदी मैंने क्यों शो किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसके जोजड़ी पोंडलू गाँव नागौर से निकलने के बाद इस टाइप से यहाँ पर इसको मिलती है जोधपुर के अंदर। जोजड़ी नदी एकमात्र इसकी सहायक नदी इसको दाएं किनारे से मिलती है। ठीक है, वैसे जोजड़ी, गुइया, सागी, जवाई, ठीक है, सूकड़ी, ये सभी इसकी सहायक नदी हैं दोस्तों। ठीक है, जो मेनली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इन सहायक नदियों से, वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, तो अभी अपने देखते हैं यहाँ पर इसका समाप्ति स्थल। समाप्ति स्थल गुजरात के अंदर कच्छ के रण के अंदर इसकी समाप्ति हो जाती है दोस्तों। अब बात करें अपने इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई आपको 495 किलोमीटर ध्यान में रखनी है, 495 किलोमीटर। इसमें से 330 किलोमीटर, 330, ठीक है, 330 किलोमीटर, 330 किलोमीटर अपने राजस्थान के अंदर है। और दोस्तों इससे संबंधित दोस्तों क्वेश्चंस, इसे वैदिक साहित्य में मरुद्वृदा कहा गया। कालिदास ने अपनी रचना में अंतसलीला कहा था दोस्तों। इसका प्रारंभिक नाम क्या है, सागरमती। जहाँ से उद्गम होता है वहाँ पर इसको सागरमती कहते हैं, अजमेर के आसपास क्षेत्र के अंदर, तो इसको प्रारंभिक नाम दिया जाता है सागरमती। लवणवती नदी कहते हैं क्योंकि इसमें लवण की मात्रा अधिक है। आधी खारी आधी मीठी नदी है, क्योंकि बालोतरा के बाद ये नदी क्या हो जाती है, खारी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, खारी होने का कारण दोस्तों, तो जो खारी होने का कारण है वो है पंचपदरा झील का नमक इसके अंदर मिल जाता है, और औद्योगिक इकाइयों का रासायनिक जल इसके अंदर आकर मिल जाता है। तो इन सभी कारणों के कारण इसका जल है, इसके अंदर थोड़ी लवणता आ जाती है, तो इसी कारण से पालोत्रा के बाद ये नदी क्या हो जाती है, खारी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये इंडिया लेवल पर भी क्वेश्चन बनता है, इंडिया लेवल पर भी क्वेश्चन, शायद ये एसएससी के अंदर पता नहीं किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि आधी खारी आधी मीठी नदी कौन सी है, तो लूणी नदी है। जब राजस्थान की मुख्य नदी राजस्थान के अंदर, तो इसको विशेष तौर पर अपने पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर जो है लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान प्रदेश की मुख्य नदी है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो इसी कारण से इसे मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। ठीक है, या फिर पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है दोस्तों। लूनी बेसिन में प्राचीन कांप मृदा, यानी कि जो लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र उसके आसपास यानी कि लूनी बेसिन है, तो उसके अंदर कौन सी मृदा का विस्तार है, प्राचीन कांप मृदा जिसे बांगर कहते हैं उसका विस्तार है। लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्रों का जालोर में क्या कहा जाता है, तो रेल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर इसी के किनारे राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लूनी नदी के किनारे बढ़ता है दोस्तों। तो ये मल्लीनाथ जी का पशु मेला जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है दोस्तों। ठीक है, आप कमेंट्स में मेरे को ये बताइएगा कि ये मल्लीनाथ पशु मेला किस तिथि से लेकर किस तिथि को बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं मैं कमेंट के अंदर कि इसका राइट आंसर कौन कौन दे पाता है। मैं कमेंट सभी के चेक कर रहा हूँ, आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं इसका आंसर। ठीक है, हालांकि आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप वनपाल वन रक्षक का एग्जाम देने वाले हो दोस्तों। ठीक है, खैर अपने आते हैं ज्योग्राफी के अंदर और वापस से लूनी नदी पर। तो वर्तमान में लूनी नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है दोस्तों। तो प्रदूषण बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है, रंगाई छपाई उद्योग से निकला रासायनिक जल इसका कारण है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, अजमेर में अतिवृष्टि होने पर जो बाढ़ कहाँ आएगी दोस्तों, बालोतरा बाढ़ मेरे के अंदर आएगी, क्योंकि उसका धरातल स्थल वहाँ से थोड़ा क्या नीचे है। इसी कारण से यहाँ पर एक कॉमनली क्वेश्चन यहाँ से कॉमन सेंस का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है दोस्तों। ठीक है, अब लूनी नदी तंत्र से संबंधित परियोजनाएं क्या क्या है दोस्तों। ठीक है, वो सभी जो आपके सहायक नदी से संबंधित और जो है अन्य क्वेश्चन यहाँ से जो भी है, तो ये इसी के अंदर कवर होने वाले हैं दोस्तों आपके। ठीक है, तो यहाँ पर लूनी नदी तंत्र से संबंधित परियोजनाएं बात करते हैं। सबसे पहले तो जसवंत सागर बांध या फिर इसको कहा जाता है पिचियाक बांध, तो ये लूनी नदी पर बना हुआ है और कौन से ज़िले में है, तो जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। और एक यहाँ पर परियोजना कहीं यहाँ पर बांध कह ली जवाई परियोजना है, जो कि जवाई नदी, और जवाई नदी क्या है दोस्तों, जवाई नदी इसकी एक सहायक नदी है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे जो है अपने कहे बड़ा बांध है दोस्तों ये। ठीक है, कौन से स्थान पर है, पाली के अंदर सुमेरपुल नामक लोकेशन पर है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और इसका निर्माण किसने करवाया था, उमेद सिंह ने करवाया था। कब से कब तक, इसका निर्माण कार्य 1946 से 56 के मध्य अकाल राहत कार्य के दौरान महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। ठीक है, इसी को क्या जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है दोस्तों। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है दोस्तों, तो जवाई बांध को कहा जाता है। जवाई बांध में पानी की आवक को बनाए रखने के लिए, ये पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पर आप कंफ्यूज होने वाले हैं दोस्तों। जवाई बांध में पानी की आवक बनाए रखने के लिए
उदयपुर में कौन सी परियोजना, तो सई परियोजना का निर्माण किया गया उदयपुर के अंदर। ठीक है, ये उदयपुर के अंदर है वैसे, और इसके अंदर पानी की आवक को कंटिन्यू रखने के लिए, बनाए रखने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो उदयपुर में ये परियोजना सई परियोजना का निर्माण किया गया। हेमावास बांध की बात करें तो हेमावास बांध आपकी बांडी नदी, और बांडी नदी भी लूनी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो बांडी नदी हेमावास नामक स्थान पाली पर एक हेमावास बांध बना हुआ है, जो कि जायद की फसल में भी बात करें मुख्य तो खरबूजे के लिए उपयोगी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये बांध। ठीक है, अब बांकली बांध की बात करें तो सुकड़ी नदी क्या है, सुकड़ी नदी भी इसी की एक सहायक नदी है, और ये बांकली बांध बना हुआ है आपके बांकली स्थान जालोर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये है लूनी नदी तंत्र, और उसके अंदर से जो भी उसकी सहायक नदी है उनसे संबंधित कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। अभी अपने बात करें माही नदी, नेक्स्ट नदी अपने पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण नदी है माही नदी। आदिवासियों की गंगा या फिर कांठल की गंगा, फिर दक्षिणी राजस्थान की गंगा इसे कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, माही नदी का उद्गम स्थल दोस्तों बात करें तो अपने माही नदी का उद्गम स्थल की बात करें मेहंद झील, धार जिले मध्य प्रदेश से निकलती है, मेहंद झील से निकलती है, धार जिला मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है दोस्तों। और माही नदी का दोस्तों यहाँ पर उपनाम ध्यान रखिए आदिवासियों की गंगा, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर आदिवासियों का मुख्यतः निवास स्थान है, और वहाँ पर उनके लिए एक महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, इसी कारण से आदिवासियों की गंगा। और वहाँ पर प्रतापगढ़ का क्षेत्र उसे कहता है कांठल का क्षेत्र, तो कांठल के अंदर महत्वपूर्ण उस वहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इस कारण कांठल की गंगा। और दक्षिणी राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी, इसी कारण दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहा जाता है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 576 किलोमीटर अपने राजस्थान के अंदर, उसमें से 171 किलोमीटर राजस्थान के अंदर बहती है दोस्तों। ठीक है, तो अभी अपने इसको मैप में देखते हैं किस टाइप से। यहाँ पर मैप के अंदर यहाँ पर एक झील आती है मध्य प्रदेश के अंदर, एक झील का निर्माण होता है वैसे, धार जिला मध्य प्रदेश, तो वहाँ पर मेहत झील से निकलती है और यहाँ पर इस टाइप से होती हुई राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है कि राजस्थान के अंदर प्रवेश स्थान कौन सा है माही नदी का, तो खांडू है, और खांडू नामक जो स्थान है ये है बांसवाड़ा के अंदर है दोस्तों। ठीक है, जिला पूछे तो बांसवाड़ा, लोकेशन प्रॉपर पूछे तो खांडू नामक स्थान से प्रवेश करती है। फिर ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर बहती है इस टाइप से, और यहाँ पर खंबात की खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है दोस्तों। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है दोस्तों ये। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा विशेषता क्या क्या है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, अंग्रेजी के उल्टे वर्ण यू का निर्माण, इस टाइप से बहती है ना, तो अंग्रेजी के उल्टे यू वर्ण का निर्माण करती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण में प्रवेश करती है, दक्षिण में ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, राजस्थान से दक्षिण में प्रवेश करेगी और फिर वापस जाकर दक्षिण के अंदर ही समाप्त हो जाती है, तो ऐसी एकमात्र नदी है राजस्थान की। माही सोम जाखम, ये सोम और जाखम इसकी सहायक नदी है, जब यहाँ पर त्रिवेणी संगम करती है इस टाइप से। ठीक है, माही सोम और जाखम नदी, तो इस स्थान पर बेणेश्वर नामक स्थान पर नवाटापरा गांव के अंदर एक है मेला बढ़ता है दोस्तों, उसे बेणेश्वर मेला कहते हैं। आदिवासियों का ऐसे क्या कहा जाता है, कुंभ कहा जाता है, और ये मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा के दिन। माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला बढ़ता है, आदिवासियों का कुंभ जिसे कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, माही बेसिन को प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, माही बेसिन को। और मोकड़ी का है महुआ के पुष्प से आदिवासियों के द्वारा बनाई गई शराब। अब इसकी कौन कौन सी सहायक नदी किस टाइप से इसको मिलती है, तो आप मैप में देख पा रहे हो, ये माही नदी है, ये है माही नदी। और माही नदी को सबसे पहले इरू, चाप, लाख, खंचाकम, सोम, मोरेन, भादर, और ये अनास नदी इसके अंदर इस टाइप की नदी है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन कि सबसे पहले मिलने वाली कौन सी नदी, इरू नदी है, जो कि इसको माही डैम से पहले मिल जाती है। अनास नदी सबसे अंत में राजस्थान में मिलने वाली नदी है, माही नदी को अनास नदी है। ठीक है, और यहाँ पर माही नदी तंत्र से संबंधित परियोजनाएं हैं दोस्तों। माही नदी तंत्र से संबंधित परियोजनाओं की बात करें तो यहाँ पर ये इस टाइप से यहाँ पर परियोजना है, ये माही नदी। और यहाँ माही नदी पर सबसे पहले कागदेव रकागजी पिकअप बांध बांसवाड़ा के अंदर है। उसके बाद माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा नामक स्थान पर है बांसवाड़ा के अंदर। और ये जो इसको बजाज सागर बांध नाम दिया गया है दोस्तों, ये जमनालाल बजाज के नाम पर दिया गया, और जमनालाल बजाज को कहते हैं गांधी जी के 5वें पुत्र। और ये माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, इसकी जो है कुल लंबाई है 3109 मीटर। ठीक है, 3109 मीटर इसकी कुल लंबाई है। फिर किलोमीटर के अंदर राउंड फिंगर के अंदर इसको अपने कहीं तो 3.1 किलोमीटर इसकी लंबाई है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है दोस्तों। फिर इस पर एक परियोजना भीखाबाई सांगवाड़ा परियोजना डूंगरपुर के अंदर स्थित है। फिर कड़ाना बांध पंचमहल गुजरात के अंदर स्थित है दोस्तों। तो ये इनसे संबंधित परियोजना है दोस्तों।
इसकी सहायक नदियों पर स्थित दोस्तों परियोजनाओं की बात करें तो सहायक नदियों पर बात करें जाखम परियोजना, ये जाखम नदी पर है, प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर इसकी लंबाई आती है दोस्तों, ठीक है। अनास परियोजना की बात करें, अनास नदी पर है, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है दोस्तों ये परियोजना। सोम कागदार परियोजना सोम नदी उदयपुर के अंदर स्थित है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना ये सोम नदी पर है, डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है दोस्तों, ठीक है। अभी अपने जाखम और सोम नदियों की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। जाखम और सोम नदियों की बात करें तो यहाँ पर इस टाइप से ये जो है माही नदी, और माही नदी की बात करें तो यहाँ पर एक नदी निकलती है प्रतापगढ़ के अंदर, भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है जाखमिया ग्राम से, ये है जाखम नदी। और यहाँ पर बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है, उदयपुर और फिर डूंगरपुर के अंदर ये है सोम नदी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करें तो जाखम नदी की दो सहायक नदी है, करमई सरबई, और इस पर जाखम बांध है जिसकी लंबाई है ऊंचाई 81 मीटर, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। सोम नदी की बात करें, बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है, ठीक है। गोमती, झुमरी, टिड्डी, ठीक है, इसकी सहायक नदी किसकी, सोम नदी की सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है। तो ये अपनी माही नदी होगी। नेक्स्ट बात करें तो पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास की बात करें तो पश्चिमी बनास क्या है दोस्तों, आप ध्यान में रखना दोस्तों, बनास अलग से है नदी, जबकि पश्चिमी बनास नदी है अलग से। पश्चिमी बनास की बात करें राजस्थान में इसकी लंबाई है 50 किलोमीटर मात्र, ये सिरोही जिले के अंदर ये ओनली, और उसके बाद गुजरात के अंदर इसका प्रवाह है। सिरोही के अंदर नया सनवाड़ सिरोही से निकलती है, सिरोही के बाद यहाँ पर ये कच्छ की खाड़ी के अंदर जाती है दोस्तों। और यहाँ पर सीपू नदी इसकी एक सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है। सीपू नदी, और गुजरात का एक शहर है डीसा शहर, किस नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है दोस्तों किसी न किसी एग्जाम के अंदर। तो गुजरात का डीसा शहर है, पश्चिमी बनास के किनारे बसा हुआ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुई अपनी, और नेक्स्ट जो अपनी नदी है ये छोटी सी नदी है बाकी, साबरमती नदी की बात करें तो साबरमती नदी का जो है उद्गम स्थल है वो है अरावली की पहाड़ियाँ, झाड़ोल तहसील है उदयपुर के अंदर, वहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ से इसका उद्गम होता है, उस टाइप से ये होती हुई अपने एक खंबात की खाड़ी। वैसे मेनली उसका उदयपुर के बाद गुजरात के अंदर इन दोनों का प्रवाह, तो अपने राजस्थान के संदर्भ में इनका ज़्यादा कुछ है नहीं, जो है उसके बाद मैंने आपको बता दिया। साबरमती नदी की बात करें तो साबरमती नदी झाड़ोल तहसील उदयपुर से निकलती है अरावली से, और अपने इस टाइप से बहती है, और राजस्थान के अंदर मात्र 28 किलोमीटर है, उसके बाद 320 किलोमीटर है वैसे इसकी लंबाई, बाकी है जो आपकी गुजरात के अंदर है दोस्तों। गुजरात का गांधीनगर और अहमदाबाद दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो ये अपने आज जो है पढ़े हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पर अच्छा और भी है PDF के नीचे, सही दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप कि राजस्थान से निकलती है परंतु राजस्थान में नहीं बहती है, ऐसी नदी है दोस्तों ये, ठीक है। राजस्थान से निकलती है, वैसे इसका प्रवाह मेनली दोस्तों देखें तो ये गुजरात जिले के अंदर है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ और दोस्तों यहाँ पर रह गई है। सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पर मानसी है, वाकल है, सही, हतमती, वेतरक है दोस्तों। तो मानसी और वाकल नदियों पर देखें दोस्तों तो इन दोनों नदियों पर एक संयुक्त परियोजना है जिसको अपने कहते हैं मानसी वाकल परियोजना, और मानसी वाकल परियोजना पर देवास जल सुरंग है जिसकी जो है लंबाई है 11.2 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग दोस्तों ये है दोस्तों, ठीक है, जल सुरंग दोस्तों है। उसके बाद अपने बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की नदियों को पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, अभी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।